हेलो एवरीवन। तो आ गया है पार्ट 15 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स। ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत बार नॉर्सिट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो ईएससीसी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट्स का एग्ज़ाम हो नर्सिंग ऑफिसर का। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, और आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम, और मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे एक टॉपिक इलेबोरेट कर रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और टॉपिक्स भी इलेबोरेट करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक्स इलेबोरेट कर चुकी हूँ, एंड जो बच्चों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में और टॉपिक्स इलेबोरेट करने के लिए कहा है वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। सो आई होप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु वॉज इन अ वॉलंटरी हॉस्पिटलाइज्ड इन scheduled फॉर ECT। एक पेशेंट है जो कि इनवॉलंटरली आया है हॉस्पिटल में, उसकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी स्केड्यूल की गई है। द नर्सिंग ऑफिसर नोट दैट द इन्फॉर्म कंसेंट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन्ड, सो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ द बेस्ट डिटर्मिनेशन फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। उसकी ECT हमने स्केड्यूल की हुई है, बट नर्सिंग ऑफिसर नोट करता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट अभी तक नहीं आया है। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? ठीक है, क्योंकि ECT में इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नर्सिंग ऑफिसर को पता चला है, उसने नोट किया है कि अभी तक हमारा जो कंसेंट है वो नहीं आया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, द इन्फॉर्म कंसेंट डज नॉट बी नीड टू बी ऑब्टेन्ड। इन्फॉर्म कंसेंट हमें नहीं चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी एट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली। हम उसको फैमिली से भी ले सकते हैं, या फिर इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लाइंट, या फिर हमें उसे क्लाइंट से ही लेना होगा, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोवाइड द इन्फॉर्म कंसेंट, या फिर हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है इन्फॉर्म कंसेंट हमें प्रोवाइड कराएगा। तो बताइए कि कैसे वो इन्फॉर्म कंसेंट लेगी। तो हमारा सही ऑप्शन है, द इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट। देखो, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हमेशा जिस क्लाइंट की कन्वल्सिव थेरेपी होनी है उससे ही कंसेंट लिया जाता है, चाहे वो वॉलंटरी आए, चाहे वो इनवॉलंटरी आए, चाहे वो अपनी मर्जी से आया हो, चाहे उसे कोई छोड़ के गया हो। इन्फॉर्म कंसेंट उसी से ही लेना पड़ेगा, ना कि, और इन्फॉर्म कंसेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ऑब्टेन करना पड़ेगा, फैमिली से नहीं लेते, और ना कि हेल्थ प्रोवाइडर हमें करवाता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा क्लाइंट से ही इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। हाँ, अगर क्लाइंट अपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर हम उसके साइन लेंगे, ठीक है, फैमिली मेम्बर को बता देंगे, पर कंसेंट हम साइन सिग्नेचर ऑलवेज पेशेंट के ही लेंगे। नेक्स्ट है, द नर्सिंग ऑफिसर इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट विद डिमेंशिया, विच डाटा गैदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट इंडिकेट अ मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद डिमेंशिया। देखो, एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो एक डिमेंशिया वाले पेशेंट की असेसमेंट कर रहा है, तो वह ऐसा कौन सा डाटा लेगा असेसमेंट के टाइम जो कि दिखाएगा कि उसे डिमेंशिया हुआ है, ठीक है। तो उसे अभी डिमेंशिया की एक प्रॉब्लम है, इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है, जो कि रिवर्सिबल नहीं होती है। एट सर्टेन एज पे आके, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, एक सर्टेन एज पे आके जो पर्सन है वो अपनी मेमोरी लॉस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, यूज कन्फैबुलेशन, इम्प्रूवमेंट इन स्लीपिंग, एब्सेंस ऑफ सनडाउन सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ पर्सनल हाइजीनिक केयर। तो क्या होगा? तो उसको ये डाटा जब मिलेगा, यूज़ ऑफ कन्फैबुलेशन मतलब जब मेमोरी गैप पड़ता है, ठीक है, वो कुछ याद रखेगा, फिर उसमें से भूल जाएगा, फिर उसे कुछ याद आएगा, फिर भूल जाएगा, तो उसको बोलते हैं यूज़ ऑफ कन्फैबुलेशन। देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लीप हुई है, इट मीन्स ये तो कोई डाटा नहीं है, तो पॉजिटिव डाटा हुआ। एब्सेंस ऑफ सनडाउन सिंड्रोम, ये प्रेजेंट होता है पेशेंट में सनडाउन सिंड्रोम मतलब कि जैसे जैसे इवनिंग होती रहेगी क्या होगा, वो अपनी और मेमोरी उसकी और फॉरगट होती रहेगी, उसको याद नहीं रहेगा। सनडाउन सिंड्रोम डिलीरियम में भी देखने को मिलता है और डिमेंशिया में भी। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनडाउन सिंड्रोम वाला भी क्वेश्चन आता है कि पेशेंट विद अ सनडाउन सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन ही हैज़, ठीक है, और शी हैज़। तो जिसमें सनडाउन सिंड्रोम होता है उस पेशेंट को हम डिमेंशिया वाला पेशेंट बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है जैसे जैसे इवनिंग होती है ना, हमारा इवनिंग का टाइम आता है, वैसे वैसे पेशेंट को अपनी मेमोरी जो है वो भूलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन है इन्फेंट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी विद द स्टोमा आएगा, यहाँ पे गलती से कुछ और लिख हो गया. द नर्सिंग ऑफिसर सेज द स्टोमा एंड नॉट दैट इट इज़ रेड एंड ऑडिमिटस. व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग एक्शन बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग. देखो एक इन्फेंट आता है सर्जरी से स्टोमा के साथ, तो नर्सिंग ऑफिसर उसके स्टोमा को असेस करती है और नोट करती है कि वो रेड और ऑडिमिटस है. तो नर्सिंग एक्शन के बेस ये फाइंडिंग से वो क्या करेगी. ऑप्शन है एलिवेट द एरिया ऑफ स्टोमा, डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग, या फिर अप्लाई स्किन आइस इमीडिएटली, या फिर कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. तो इसमें से वो क्या करेगी. तो वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग. बिकॉज देखो जब वो सर्जरी के बाद, एकदम सर्जरी के बाद स्टोमा लेके आ रहा है, तो वो ऑडिमिटस ही दिखेगा. बिकॉज आफ्टर सर्जरी वो थोड़ा एडिमा वहाँ पे ऑडिमिटस दिखेगा और वो रेड भी दिखेगा. बाई चांस वो स्टोमा तुम्हें पर्पल कलर का दिखता है, या फिर डार्क रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइटन रेड ब्राउनिश कलर का दिखता है, या फिर तुम्हें वो पेल कलर का दिखता है, तो हमें उसी टाइम उस हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है. बिकॉज देखो अगर वो इस कलर का दिख रहा है, किस किस कलर का, पर्पल, पेल और या फिर डार्क ब्राउन, बिल्कुल एकदम डार्क मतलब नियर बाय ब्लैक, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हुई है. ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, सर्कुलेशन रुका हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रही. इसलिए हमें अगर इस कलर का हमें दिखता है स्टोमा हमारा, तो हमें उसी टाइम डॉक्टर को बताना है कि ये इसका स्टोमा में दिक्कत आ रही है. ठीक है, बट अगर वही स्टोमा हमें रेड एंड ऑडिमिटस दिख रहा है, तो वो इट मीन्स प्रॉपर सर्कुलेशन है और आफ्टर द सर्जरी. हाँ, अगर 24 आवर्स की सर्जरी के बाद वो तब भी ऑडिमिटस दिख रहा है, हमें तब भी ऑडिमिटस दिख रहा है, तो भी हमें डॉक्टर को नोटिफाई करना है. ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक क्लाइंट इज एडमिटेड इन अ लेबर यूनिट. पे एक क्लाइंट एडमिट हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट द क्लाइंट इज एक्चुअली इन लेबर. ठीक है, लेबर यूनिट में एक क्लाइंट अभी एडमिट हुई है, तो इसमें से कौन सी चीज़ हमें बताएगी कि वो सच्ची में लेबर में है. दो तरह की लेबर होती है ना, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर. तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें ट्रू लेबर के बारे में बताएगी. तो हमारे पास ऑप्शन है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर कॉन्टेंशन विच बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर, कॉन्ट्रैक्शंस दैट स्टॉप व्हेन द क्लाइंट इज एम्बुलेटिंग, या फिर नो सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्विक्स. तो कौन सी चीज़ हमें इंडिकेट करेगी. सो इनमें से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस विच बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर इज अ ट्रू ऑप्शन. बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर इंटरवल्स में आती हैं और स्ट्रॉन्गर होती हैं, जब वो लास्ट तक अपनी एक कॉन्ट्रैक्शन लास्ट तक जाती है, उसको बोलते हैं हम ट्रू लेबर. बाकी सब जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, ये हमें फॉल्स लेबर में दिखते हैं. किसमें, फॉल्स लेबर में. ठीक है, तो क्योंकि देखो इनरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती, रेगुलर आती हैं. अगर बंदा चलता फिरता है, एम्बुलेट होता है, तब भी उसे कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं. और सर्विक्स में भी चेंज आता है, हमारा सर्विक्स डायलेट होता है. पेशेंट का सर्विक्स पीवी करके देखते हैं ना, पर वजाइनल असेसमेंट करते हैं हम, उसमें भी सर्विक्स जो है डायलेशन दिखती है. तो ये सारी फॉल्स थी. ये वाला जो है वो ट्रू इंडिकेट करेगा कि पेशेंट सच्ची में लेबर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 35-year-old patient is brought to emergency room with the multiple injuries from road traffic accident. Which of the following assessment should take the highest priority. एक 35 ईयर की पेशेंट है, वो emergency room में आई है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसे मल्टीपल इंजरीज हुई हैं. तो कौन सी असेसमेंट है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगी. ग्रे टर्नर साइन, इरेगुलर पल्सेस, प्यूपल अनइक्वल, डायवेटेड ट्रैकिया. तो बताइए इनमें से कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी में देखेंगे हम. तो इसमें से देखेंगे डेविएटेड ट्रैकिया ऑब्वियसली. बिकॉज अगर उसको एयरवे ही नहीं क्लियर होगा, तो वो सीधा कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, ब्रेन शॉक में चले जाएगी. ठीक है, उसको ऑक्सीजन लेवल ही नहीं पहुंचेगा ब्रेन के टिश्यूज़ को, बॉडी के ऑर्गन्स को. तो डेविएटेड ट्रैकिया को हमें पहले ही ट्रीट करना पड़ेगा. ग्रे टर्नर सिंड्रोम में कोई दिक्कत नहीं है. रेगुलर पल्स भी मे बी उसके बचने के चांसेस है, बिकॉज एयरवे क्लियर है. देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज हाईएस्ट प्रायोरिटी पे देखो ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन ही जहाँ पे आ गया, हमारा मेन सिस्टम, वहाँ पे तो हमें वही ठीक करना पड़ेगा ना, ट्रेकिया कोई. ठीक है, तो ये इसमें हम देखेंगे डेविएटेड ट्रैकिया ऑफ द वुमेन.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन कम्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ राइट लेग पेन एंड रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोज। एक वुमेन आती है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन आती है, ठीक है, मीनोपॉजल वुमेन, उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसकी राइट लेग में पेन हो रही है, रेडनेस हो रही है, उसे वार्मथनेस फील हो रही है और टेंडरनेस फील हो रही है। तो इनमें से कौन सा डायग्नोस मोस्ट लाइकली होगा? ऑप्शंस है, मसल स्ट्रेन होगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, या फिर कॉर्निक वेनस इनसफिशिएंसी होगी। क्या होगा उसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो उसे होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम डीवीटी भी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्या होता है, वेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हम एम्बुलेट करने के लिए नहीं बोलते, बिकॉज अगर थ्रोम्बस मूव करा अपनी जगह से तो वो हमारे लंग्स में जा सकता है और हमारे हार्ट में भी जा सकता है, ठीक है, थ्रू द सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा वो हार्ट में चले जाएगा, तो हमें कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है और हमें शॉक में भी हम जा सकते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा उस पेशेंट को, बिकॉज देखो थ्रोम्बस जहाँ पे बनता है वहाँ पे रेडनेस, वार्मथनेस एंड टेंडरनेस फील होती है। जब हम किसी को आईवी कैनुला लगाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें कूलनेस फील होती है तो वहाँ पे क्या होती है हमारी, ये मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया, अब आप भूल गए होगे, हमने पिछले पार्ट में किया है। जब हमें वहाँ पे कूलनेस फील होती है तो वहाँ हो रही है इनफिल्ट्रेशन, बट अगर वहाँ पे रेडनेस, वार्मथनेस, टेंडरनेस फील हो रही है तो वहाँ पे क्या हुआ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वहाँ पे थ्रोम्बस बन गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन ऑग्यूमेंटिन टू एडमिनिस्टर वाइल डिल्यूटिंग द, डिल्यूटिंग आएगा यहाँ पे, दिस मेडिकेशन टू इंश्योर कंप्लीट द डिल्यूशन, नर्स शुड। ऑग्यूमेंटिन इंजेक्शन कौन सा है, एंटीबायोटिक देते हैं मोस्टली डिसीज में, हॉस्पिटल्स में या जो है इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके डाइल्यूशन के लिए वो क्या करेगी, वार्म करेगी डाइल्यूट को, शेक करेगी मेडिसिन की वाइल को बहुत तेज विग्रसली, रोल करेगी वाइल बिटवीन द पाम एंड आफ्टर एडिंग डिल्यूटेंट कीप द वाइल एज इट इज मेडिकेशन बिटवीन, और ऐड करके मेडिसिन को डिल्यूटेंट में ऐसे ही रख देगी। क्या करेगी वो इसमें से? तो ऑग्यूमेंटिन जो है वो हल्का सा आप वाइल को बिटवीन द पाम रोल करोगे, उससे इजीली जो है वो प्रॉपरली डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। वार्म नहीं करना उसको बिल्कुल भी नहीं, तो वो जो वाइल होती है वो टूट सकती है। शेक तो विग्रसली बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो हल्के से पाम पे रोल से ही हो जाएगा, ठीक। और उसको ऐसे तो कैप तुम रखोगे नहीं, उसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा तभी वो ठीक होगा, नहीं तो अगर तुम ऐसे ही उसको रख दोगे तो वो मेडिसिन नीचे चले जाएगी और डिल्यूटेंट ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू सस्पेक्ट दैट पर्सन हैज़ बीन पॉइजन्ड, शी इज़ कॉन्शियस, यू फर्स्ट कॉल्ड शुड बी। आपने देखा कि एक पर्सन है वो पॉइजनड हो रखी है और वो कॉन्शियस है, तो आप किसको कॉल करोगे फर्स्ट? द पॉइजन कंट्रोल सेंटर और योर लोकल इमरजेंसी फ़ोन नंबर, द विक्टिम्स फिजिशियन, या फिर द हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, द लोकल फार्मेसी। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरे को पता है आप लोग दो ऑप्शंस में इतना कंफ्यूज हो गए। तो वो क्या करेगी, तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करेगी या फिर लोकल इमरजेंसी सेंटर को कॉल करेगी, बिकॉज पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है, वो बच सकता है। तो हमें और जल्दी जल्दी पॉइजन कंट्रोल सेंटर को, जितनी देर में आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे फ़ोन करोगे किसी भी हॉस्पिटल की, उससे पहले वो मे बी अनकॉन्शियस होके और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें विक्टिम का फिजिशियन तो पता नहीं, हम विक्टिम की फिजिशियन क्यों बुलाएंगे, ठीक है। हमें हॉस्पिटल पॉइजन कंट्रोल सेंटर पे ही जाना पाएगा, क्योंकि वो आके सीधा वही काम करेंगे, ठीक है, सीधा उसका पॉइजन से उसे रिलीव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू चेक फॉर अ सीन, विक्टिम हैज सफर्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक, द फर्स्ट थिंग टू डू। आपने देखा कि एक विक्टिम जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक से सफ़र कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कवर ऑल द बर्न विद द ड्राई लूज द ड्रेसिंग, उसके सारे जो बर्न है उसको ड्रेसिंग कर दोगे, लूज ड्रेसिंग कर दोगे और ड्राई कर दोगे। आस्क हर टू हेल्प यू टू मूव द विक्टिम, किसी को बोलोगे कि हमें मूव करने में विक्टिम की हेल्प कर दो, मतलब हमारी हेल्प कर दो ताकि हम विक्टिम को सेफ प्लेस पे ले जाएं। प्लेस द विक्टिम ऑन वन साइड विद द डाउन हेड, हेड को डाउन करके एक साइड पे उसको लेटा देंगे, या मेक श्योर द पावर इज टर्नड ऑफ, या फिर मेक श्योर करेंगे कि जो जहाँ से उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है वो टर्नड ऑफ हो। फर्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, आज सारे प्रायोरिटी के क्वेश्चंस हैं और सारे रीजनिंग क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो पावर है वो टर्न ऑफ हो, क्योंकि वहाँ से और किसी को भी शॉक लग सकता है और हमारे सामने लगा है, हम उसे ऑफ करेंगे ताकि किसी और का ना हो। देन उसके बाद हम बाकी सब काम करेंगे, देन हम हेल्प को बुलाएंगे, उसको लूज ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, वन साइड ऑफ हेड, जो भी हमने बाद में जो हमें फिजिशियन करेगा वैसे उसको हम करेंगे, ठीक है। पर पहले हमने टर्न ऑफ करना है, क्योंकि तुमने सीन किया है कि विक्टिम जो है सफ़र कर रहा है इलेक्ट्रिकल शॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टिम इज कफिंग अप ब्लड एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ एंड टेंडर इन द एब्डोमेन, पल्स इज वीक एंड रैपिड, द विक्टिम इज हैविंग अ साइन ऑफ। एक विक्टिम है, कफ कर रहा है, उसकी ब्लीडिंग आ रही है फ्रॉम द माउथ एंड उसका जो एब्डोमेन है वो भी टेंडर है और उसकी पल्स जो है वीक एंड रैपिड है। ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वीक उसकी पल्स होगी एंड रैपिड भी होगी। तो विक्टिम को कौन सा साइन है, मैसिव हैंड इंजरी हुई है उसे, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ड्रग ओवरडोज हुआ है, या फिर पॉसिबल पॉइजनिंग हुई है, क्या हुआ है उसको। ऑब्वियसली उसको एब्डोमेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, बिकॉज अगर माउथ से ब्लीडिंग आ रही है तो और उसका एब्डोमेन भी क्या लग रहा है, टेंडर लग रहा है, इट मीन्स कोई इंटरनल इंजरी है, ठीक है। हेड इंजरी होती तो उसके नोज से ब्लड आता, ठीक है। ड्रग ओवरडोज होता तो वो अनकॉन्शियस होता, ठीक है। और पॉसिबल पॉइजनिंग तब होती जब हमें वो कहीं पे गिरा हुआ मिलता या फिर उसकी पल्स भी ना चलती होती रैपिडली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While the nurse performed nasopharyngeal suction, the client oxygen saturation is 85%. Which action should the nurse take? एक नर्स परफॉर्म कर रही है सक्शन नेसोफरेंजियल का और क्लाइंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 85% रह गई है, तो नर्स का क्या एक्शन होगा। स्टॉप सक्शनिंग अंटिल ऑक्सीजन सेचुरेशन टर्न्स टू नॉर्मल, सक्शन को स्टॉप कर देगी जब तक ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल आती है, या फिर स्टॉप सक्शनिंग, रिमूव द सक्शन कैथेटर एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, या फिर सक्शनिंग रोक देगी, सक्शन कैथेटर को रिमूव कर देगी और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, या लीव द कैथेटर इन प्लेस एंड वेट सेवरल सेकेंड, या फिर कैथेटर को लीव कर देगी और कुछ टाइम के लिए रुकेगी। कॉन्टिन्यू सक्शन अंटिल सैचुरेशन डिक्रीज टू 80%, वो सक्शन करती रहेगी जब तक डिक्रीज नहीं होती उसकी सैचुरेशन 80%। बंदा ही मार दो। लास्ट पॉइंट तो इन्होंने सच्ची में ऐसा दे दिया है, तो बताइए क्या करेगी वो। तो वो क्या करेगी, स्टॉप सक्शनिंग, रिमूव द सक्शन कैथेटर एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलवेज सक्शनिंग से पहले पेशेंट की 100% ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। देखो, स्टॉप सक्शनिंग अंटिल ऑक्सीजन सैचुरेशन रिटर्न्स टू नॉर्मल, नो, हमें उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। मे बी सक्शनिंग की वजह से ही उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। लीव द कैथेटर इन प्लेस एंड वेट फॉर सेवरल सेकेंड, नो, क्योंकि अगर तुम कैथेटर को लीव कर दोगे तो स्पेस नहीं रहेगी अंदर ऑक्सीजन जाने की, ठीक है। तो हमने एयरवे क्लियर करना है और बिल्कुल भी नहीं, लास्ट पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है, 80% तो बहुत कम, ठीक है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। और कितनी सेकंड के लिए करते हैं हम सक्शनिंग, ओनली फॉर 10 to 15 सेकंड के लिए ही करते हैं, याद रखना, सक्शनिंग से ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स शुड टीच द क्लाइंट विद अस्थमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ऑफ एक्यूट अस्थमा अटैक। एक अस्थमा वाले पेशेंट को वो क्या टीच करेगी कि इसमें से मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एक्यूट अस्थमा अटैक का कौन सा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू टॉक्सिन, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोकिंग, या फिर एक्सरसाइजिंग इन कोल्ड टेम्परेचर इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन पूछा उन्होंने अस्थमा अटैक। सो वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन है। देखो, बाकी सारे भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं बट ये रेयर है। ऑक्यूपेशनल तो हो गया किसी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में, पोलन सीजन में। एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोकिंग, अब वुमेन्स तो सिगरेट स्मोकिंग मोस्टली नहीं करती, पर अगर उसको अस्थमा है तो ये मोस्ट कॉमन नहीं हुआ। कोल्ड टेम्परेचर में एक्सरसाइजेस करना भी मोस्ट कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि हम अस्थमा वाले पेशेंट को वैसे भी कहते हैं कि तुम्हें किसी भी फ्लू वाले पेशेंट से दूर रहना है जिसको एलर्जी वगैरह है, क्योंकि उनको वो इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी अस्थमा की वजह से वीक होती है, तो उनको दूर रहना होता है, ठीक है। तो वायरल इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उनको मोस्ट कॉमन जो है फैक्टर वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़े सारे ही प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट है, समझ के करोगे तो ही क्वेश्चन सही होंगे। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज विद ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सेप्ट टू फाइंड।
तो एक पेशेंट है, उसको ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नर्सिंग की कौन सी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो देखेगी? प्रोडक्टिव कफ, नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, रस्ट कलर्ड स्पूटम, या फिर डिक्रीज द यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स? क्या देखेगी वो? सो देखेगी प्रोडक्टिव कफ। देखो, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि वहाँ पे जो है म्यूकस प्लग्ड इन है, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस है, ऑब्वियसली उसको ब्रोंकाइटिस हुआ होगा। जब भी ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन होता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड तो बिल्कुल नहीं होगी। रस्ट कलर्ड स्पूटम हमें किस में दिखता है? न्यूमोकोकल निमोनिया में, ठीक है। और डिक्रीज द यूज, नो, जब भी हमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एक्सेसरी मसल्स का हाफ के सांस लेते हैं, ज़्यादा तेज सांस लेते हैं, इंक्रीज होती है, ठीक है, एक्सेसरी मसल्स का यूज़। तो प्रोडक्टिव कफ उसे देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन होती है जब भी ब्रोंक्यूल्स में, तो वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्टिव कफ आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is caring for a fearful patient. Which patient response indicates sympathetic nervous system control? तो वो कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें बताएगा कि जो पेशेंट है वो फियरफुल है? तो ड्राई स्किन, स्किन पेलर, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल, या फिर पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट? तो बताइए क्या बताएगा, कौन सा उसका नर्वस इंडिकेट करेगा कि वो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से कि वो फियरफुल है? तो कौन करेगा? उसकी स्किन पेलर हो जाएगी। देखो, दो तरह के सिम्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि दो तरह से, ये भी एक अच्छी सी ट्रिक से तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे को अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों आपको समझाऊं तो आप मुझे लिख देना। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है फाइट एंड फ्लाइट, एक में, अब मैं आपको सिंपैथेटिक का बता देती हूँ। सिंपैथेटिक में फियरफुल, सोचो कि अगर आपने एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे, आपने किसी ऐसे ही भूत को देख लिया, तो तुम्हारे क्या क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो मतलब ऐसा होता है ना, जब हम डर जाके हमें भूख भी नहीं लगती, तो क्या होगा, हमारी जो गैस्ट्रेट्रिक सिक्रीशंस है वो भी कम हो जाएगी, स्लाइवेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो दोनों, बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों में। तो देखो, जब भी वो फियरफुल पेशेंट है, ड्राई स्किन तो नहीं होगी, क्योंकि डरे हुए पेशेंट को हमेशा पसीना आता है, ठीक है, स्वेटिंग होती है ना। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल भी नहीं होंगे, बिकॉज ऑलरेडी डर जाता है बंदा, इज़ प्रॉपरली वॉचिंग एवरीथिंग, ठीक है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पल्स रेट 60 बीट्स, नो, पल्स रेट भी देखते हो ना, जब भी कोई डरावनी चीज़ देखते हो तो तुम्हारी जो धड़कन है वो एकदम से तेज़ हो जाती है, धक 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 धक, तो पल्स रेट भी कम नहीं होगी, उसकी पल्स रेट भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक का स्किन उसकी पर, हम एक बार से अगर हमें कोई नर्वसनेस, टेंशन होती है, फियर आता है, हम पीले नहीं पड़ जाते, बोलते नहीं तू तो पूरा पीला ही पड़ गया, तो स्किन पेलर उसकी दिखेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप चाहते हो मैं दोनों एक्सप्लेन करूँ तो आप लिख सकते हो मुझे। In which position nurse should initially place a patient who has experienced a brain attack, cerebral vascular accident हुआ है उसका, तो हम कौन सी पोजीशन में उसे रखेंगे? प्रॉन पोजीशन, लेटरल, स्पाइन, या फिर ट्रेंडलबर्ग? तो उसको हम रखेंगे लेटरल्स, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। देखो, प्रॉन पोजीशन में अगर हम उसे रखेंगे तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस है। सुपाइन पोजीशन में लंग एक्सपेंशन पूरा नहीं होता, तभी तो हम कभी भी ऑक्सीजन कम वाले पेशेंट को या फिर रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन में रखते हैं, क्योंकि चेस्ट एक्सपेंशन अच्छा होता है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होगा? आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस है, ठीक है। तो लेटरल पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि सीवीए वाला जो पेशेंट होता है ना, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट वाला, उसका गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो पुअर होता है, ठीक है। गैग रिफ्लेक्स जो है वो पुअर होता है, इसलिए एस्पिरेशन ना हो, इसलिए हम उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, ठीक है। तो तीनों का पता चल गया ना, प्रॉन क्यों नहीं देंगे, स्पाइन क्यों नहीं देंगे, और ट्रेंडलबर्ग। प्रोन से क्या होगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, क्योंकि वो उल्टा लेटेगा, तो स्पाइन से क्या होगा? उसका लंग एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं होगा। ट्रेंडलबर्ग से इंक्रीज आईसीपी के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लाइंट डायग्नोज विद स्किज़ोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंस एहेंडोनिया, विच नर्सिंग डायग्नोज इंक्रीज कंसर्न रिगार्डिंग द क्लाइंट प्रॉब्लम?
तो एक पेशेंट है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का है, एंडोनिया एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कौन सा डायग्नोज जो है वो कंसर्न बना देता है इस चीज़ के लिए। देखो एंडोनिया क्या होता है, पेशेंट जो है प्लेजर जो होता है, प्लेजर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कंसर्निंग है, डिस्टर्ब द सेंसरी परसेप्शन, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, रिस्क फॉर सुसाइड, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एंडोनिया क्या होता है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस प्लेजर, ठीक है। तो इनमें से होगा रिस्क फॉर सुसाइड। देखो सेंसरी तो है ही नहीं, ना हेलुसिनेशन बता रखा है ना इल्यूजन है, ठीक है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस क्या होता है, फिक्स्ड किसी चीज़ के बारे में अपने बिलीफ रखना। वर्बल कम्युनिकेशन भी उसकी इम्पेयर्ड नहीं है। तो इसमें पेशेंट क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ की उसको लगे वो तो कोई चीज़ का प्लेजर ले ही नहीं रहा, तो उसको लगेगा मैं वर्थलेस हूँ, होपलेस हूँ, उसको सब सैड सैड लगेगा, तो उसको रिस्क ऑफ सुसाइड का ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in assessing a child thyroid status which of the following assessment findings should be document as a subjective finding। तो इनमें से कौन से स्टेटस से पता चलेगा असेसमेंट से हमें कि वो जो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग है वो की सब्जेक्टिव फाइंडिंग है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो ऑप्शन है फटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया। सब्जेक्टिव जो कि हमें पेशेंट बताएगा, पेशेंट ही हमें बताएगा कि मैं बहुत थका थका रहता हूँ, दैट इज़ फटीग इज़ अ राइट ऑप्शन। वेट लॉस के बारे में तो हमें देखने को पता चल जाएगा कि वो वेट लॉस है, हम ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। हाइपरटेंशन हम खुद चेक करेंगे, वो भी हम खुद करेंगे, ठीक है, उसका चेक करेंगे बीपी। टैकीकार्डिया भी फिजिशियन और हेल्थ केयर और नर्स ही चेक करेगी कि उसको टैकीकार्डिया है कि कार्डियक। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव डाटा में, जो कि हम खुद ऑब्जर्व करेंगे। पेशेंट को क्या पता टैकीकार्डिया क्या होता है, हाइपरटेंशन, वेट लॉस है भी चाइल्ड, तो चाइल्ड खुद ही बोलेगा मैं थका थका रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एबनॉर्मल इन चाइल्ड विद द डायग्नोस ऑफ हीमोफेलिया। इसमें से कौन सी चीज़ जो है हीमोफेलिया वाले पेशेंट में डायग्नोज होगी, प्लेटलेट काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, या फिर पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम। तो बताओ इनमें से कौन सी होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उसमें होगा पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का वीडियो मैं कुछ दिनों में डालने वाली हूँ, एक्सप्लेनेशन, तो कुछ दिनों में उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड ये डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग फैक्टर एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, पीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। इसमें पीटीटी का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ न्यूबॉर्न विद क्लेफ्ट लिप। एक बच्चा है, उसको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, ठीक है, कंजेनाइटल अनॉर्मलिटी होती है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, सकिंग, स्वेलविंग, रेस्पिरेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, क्या होगा उस बच्चे में। सकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे के लिप में कट होता है, ठीक है, और पैलेट में कट होता है, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे में सकिंग जो रिफ्लेक्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन टीचिंग रिगार्डिंग फीडिंग प्रैक्टिस फॉर द चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इज। हम उस बच्चे को क्लिफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप है, उसको हम क्या टीचिंग देंगे रिगार्डिंग फीडिंग की, ठीक है। हम क्या पेरेंट्स को बताएंगे, मेक अ चाइल्ड लाई डाउन एंड प्रोवाइड फीड, उसको लेटा के फीड देंगे, या फिर चाइल्ड शुड बी हेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड फीड स्लोली टू अवॉइड एस्पिरेशन, या फिर उसको हॉरिजॉन्टली पकड़ के स्लोली फीड देंगे ताकि एस्पिरेशन ना हो, या फिर ट्राई सॉफ्ट निप्पल विद इन लार्ज ओपनिंग सो ही कैन गेट द मिल्क थ्रू चूइंग मोशन, या फिर हमको सॉफ्ट निप्पल देंगे जिसमें ओपनिंग बड़ी हो ताकि वो मिल्क एज अ चुइंग मोशन में खा सके, पी सके मतलब। और ब्रीफ रेस्ट पीरियड, फ्रीक्वेंट बर्पिंग ड्यूरिंग फीलिंग टू गेट फीडिंग टू गेट रिड ऑफ एयर। तो क्या करेंगे हम,
तो क्या करेंगे, ब्रीफ रेस्ट पीरियड एंड फ्रीक्वेंट बर्पिंग फीडिंग, क्योंकि जब हम बर्पिंग कराएंगे तो एक तो उसको रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रेस्ट देंगे तो वो एस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और एयर भी ट्रैप नहीं होगी। देखो अगर हम वो चूइंग मोशन में भी कैसे खा पाएगा, ठीक है, चूइंग मोशन में भी वो कैसे लेके जाएगा, क्योंकि लेफ्ट निप्पल है, चाहे उसको सॉफ्ट दे दो चाहे उसको हार्ड दे दो, वो सबकी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और चाइल्ड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम रखेंगे भी, फीड स्लो कराएंगे, तब भी हमें उसको पीरियड में थोड़ा सा गैप देना है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूशन में फीड नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूशन है तो हम उसको लाई डाउन करा के तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि एस्पिरेशन की दिक्कत है, और दूसरा कॉन्टिन्यूशन में नहीं देते। ये कहा है ना, फीड स्लोली, मतलब करता रहना है, इसमें ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूशन में उसको नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्निक्टस विच में अक्कर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द, तो कर्निक्टस एक कॉम्प्लिकेशन है जॉन्डिस की, जॉन्डिस से होती है बच्चों में। तो ये किस पैथोलॉजी की कंडीशन है, किस ऑर्गन की, लिवर की, किडनी की, ब्रेन की या फिर हार्ट की, किसकी है? तो ये किसकी है? ब्रेन की। देखो जब बच्चे को जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस का लेवल अगर 20 mg/dL से बढ़ जाए तो उसको क्या हो जाता है? कर्निक्टस। तो बिलीरुबिन अगर इतना इंक्रीज हो गया, जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन ही इंक्रीज होता है ना, तो क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल जब 20 mg/dL से बढ़ जाता है तो क्या होता है, बिलीरुबिन जो है ना हमारा बच्चे का, वो कहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है? ब्रेन में। कहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है? इन ब्रेन। तो जब वो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, उस दिक्कत को हम क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन जब ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम कर्निक्टस, ठीक है। अभी याद रखना कर्निक्टस किस कंडीशन, किस ऑर्गन में होता है, दैट इज ब्रेन, और जॉन्डिस की ये कॉम्प्लिकेशन है। ये भी आ सकता है विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस, तो कर्निक्टस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द साइन इंडिकेट्स ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएटली एंड आफ्टर बर्थ? इसमें से कौन सा इंडिकेट करेगा कि उसका इसोफेजियल फिस्टुला है? देखो ये ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है, इसमें कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाए, दोनों में कनेक्शन आ जाए, तो कौन सा साइन बच्चे में दिखेगा और हमें बता देगा कि ट्रेकोफेजियल फिस्टुला बना हुआ है इसमें? पैसेज ऑफ फ्रोथी मेकोनियम, कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग, स्लो रिस्पॉन्स टू सिमिलाई, या फिर डायफ्राग्रामेटिक ब्रीदिंग। बताओ, फिस्टुला समझ आ गया ना? ये ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है, इन दोनों में एक अबनॉर्मल ओपनिंग बन जाए उसको बोलते हैं फिस्टुला, ठीक है। एक होता है एट्रेजिया, उसमें क्या होता है, एट्रेजिया में ऐसे कि यहाँ से बंद हो जाए और नीचे से इसोफेगस नीचे से बंद हो गया और यहाँ से स्टमक हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम एट्रेजिया। फिस्टुला मतलब एक कोई ओपनिंग बन जाए नॉर्मल। तो क्या करेंगे, उस बच्चे में क्या दिखेगा हमें? कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग। देखो क्या होगा, जब भी ट्रेकोफेजियल फिस्टुला बनता है किसी बच्चे में फिस्टुला, तो उसमें फ्रॉथी और बबल ड्रूलिंग होती है, माउथ में ना उसके बबल्स दिखेंगे तुम्हें और ड्रूलिंग दिखेगी, ठीक है। और स्पेशली जब वो फीड करेगा ना तो कफ और चोक होगा उसको, ठीक है, और उसकी स्किन भी जो है वो ब्लू कलर की होने लग जाएगी जैसे हम उसको फीड करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब वो फीड करेंगे तो वो इस फिस्टुला की वजह से जो फीडिंग है वो ट्रेकिया में जाएगी, और जिसकी वजह से बच्चे को साइनोसिस की दिक्कत हो सकती है, जिससे कि ब्लू कलर ऑफ स्किन हो जाएगी, चॉकिंग हो जाएगी। ऑब्वियसली चॉकिंग किसको बोलते हैं? जब हम हमारे एयरवे में कुछ फंस जाए और उसको कफिंग आएगी, ठीक है, तो उसमें क्या दिखती है हमें? बबल एंड ड्रूलिंग देखने को मिलती है इन द माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिलेड क्लॉड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन, जो हम कॉर्ड क्लैंप करते हैं बेबी के बाद, ठीक है, कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं ना, उसको डिलेड क्यों करते हैं? ताकि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड जाए टू द बेबी। तो वो किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसमें नहीं देनी? बेबी बॉर्न टू एनीमिया मदर, बेबी विद बर्थ वेट मोर देन 3 kg, RH इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर प्रीटर्म बेबी, किसमें नहीं देते? तो हम RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले जो बेबी होता है उसको डिलेड क्लॉड कैंपिंग नहीं करते। देखो RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो उसमें हम एंटी-डी इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इनमें हम नहीं दे सकते डिलेड क्लॉड कैंपिंग, क्योंकि जितना ब्लड नेगेटिव वाला पॉजिटिव से होगा तो वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है और बेबी की जान खतरे में जा सकती है, एंड इंक्लूडिंगली मदर की भी। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले में डिलेड क्लॉड कैंपिंग नहीं करते। उसके बाद कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी इज द स्टेज
4 स्टेजेस होती हैं लेबर की, उसमें से ये कौन सी स्टेज है जिसमें डायलेट हो गया पूरा सर्विक्स और बेबी का बर्थ हो गया? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 ऑफ लेबर? कौन सी स्टेज है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो स्टेज 2, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? क्या होता है? पेन टू हमारी फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड में क्या होता है? फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। थर्ड में क्या होता है? बर्थ ऑफ द बेबी टू द रिमूव और बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा भी रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा टू द 4 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी। तो सेकेंड स्टेज जो है हमारी, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉल्स लेबर? फॉल्स लेबर का फीचर नहीं है। पेन इन कन्फाइंड टू लोअर अब्डोमेन इन ग्रोइंग, नो इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, रिलीव्ड बाय एनीमा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग। तो चाहिए इसमें से कौन सा फॉल्स लेबर में नहीं है? 2 लेबर होती है, ट्रू एंड फॉल्स, हम ऊपर क्वेश्चन में भी करके आए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग फॉल्स लेबर में नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बैग तभी होता है जब ट्रू लेबर होती है एट द एंड ऑफ द टाइम। पेन टू लोअर अब्डोमेन एंड ग्रॉइन रीजन, ये भी फॉल्स लेबर में ही होती है। कन्फाइंड रहती है हमेशा, जो ट्रू लेबर में पेन होती है वो टूवर्ड्स बैक जाती है, लोअर टू बैक जाती है। और नो इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जब सर्विक्स ही नहीं ओपन हुआ तो इट मीन्स वो फॉल्स लेबर है। और अगर उसको एनीमा देके वो रिलीव हो रहा है तो मे बी इट्स अ पेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सो ये थे मेरे कुछ 25 क्वेश्चंस आज के। 15 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, आज क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा। उसके बाद और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे इलेबोरेट करूँ तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे डाल रही हूँ वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। 2-3 टॉपिक्स तो बच्चों ने बोले हैं, वो मैं अल्टरनेट डेज़ में डाल दूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड थैंक यू।